तो आज हम लोग गुप्त वंश को स्टार्ट कर रहे हैं। गुप्त वंश, गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश। ठीक, देखिए इसमें गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। गुप्त वंशों के समय की इन्हीं का जो गुप्त वंश का जो साम्राज्य है, इनका जो कि समय, इनका जो शासन था, भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्तों का जो साम्राज्य था उस समय जो है कि भारत में उसे कहा जाता है क्या, गुप्तों के समय जो कि स्वर्ण काल कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि गुप्त साम्राज्य के समय सभी प्रजा खुश थी। ठीक, तो इसमें देखिए इसका जो संस्थापक था आपका श्री गुप्त था। बाद में जो कि गुप्त वंश का संस्थापक घटोत्कच होता है। ठीक, देखिए घटोत्कच है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जिसने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसने साम्राज्य का विस्तार किया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके जो है कि आपने कोई संस्था बनाई और आपने वह संस्था जो है कि उस संस्था का ज्यादा विस्तार आपने नहीं किया, आपने उस संस्था का विस्तार अधिक नहीं किया, उस संस्था का विस्तार कोई और अन्य ने किया, तो आप तो केवल उसके संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है कि आप नहीं रहेंगे। जो ज्यादा उसका विस्तार करेगा वह जो है कि वास्तविक संस्थापक कहलाता है। ये जो है कि आपका गुप्त वंश में जो वास्तविक रूप से संस्थापक माने जाते हैं वह चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्तों की जो दरबारी भाषा थी, ये लोग संस्कृत को ज्यादा अपनी राजकाज की जो भाषा होती थी उसमें अपनी बैठक करते थे। अपनी जो भी दरबारी में जो लोग बातचीत करते थे, जो काम काज का होता था, उस समय संस्कृत ये लोग अपने राज दरबारी में शुरू किए थे। ठीक, और सर्वाधिक सबसे ज्यादा लोकप्रिय गुप्तों के समय की जो मुद्रा मिली है वह गरुड़ है। ठीक, गरुड़ मुद्रा गुप्त साम्राज्य में ये प्रचलित थी। गुप्तों के समय जो शिक्षा का केंद्र था उज्जैन। गुप्तों की राजधानी कौशाम्बी। गुप्तों की राजधानी कहाँ थी भाई? तो कौशाम्बी थी। कौशाम्बी आपका उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी। ठीक, हाँ आइए देखिए भारत का नेपोलियन। ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। क्योंकि समुद्रगुप्त ने एक साथ जो है कि कई राजाओं को युद्ध में हराया था। कहते कि आ जाओ, ललकारता था, जितना भी चाहे तुम आ जाओ अकेले, लेकिन मैं अकेला लड़कर तुम लोगों को भगा दूंगा। ये समुद्रगुप्त को जो है कि भारत का उसी जो युद्ध इसने लड़ा था समुद्रगुप्त ने। इसी जो युद्ध को देखते हुए एक इतिहासकार है स्मिथ। ठीक, स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ये प्रश्न में कई बार आया है। समुद्रगुप्त ये जानते हैं बीड़ा बजाता था। ये बीड़ा प्रेमी था। यह जब बीड़ा प्रेमी था भाई, बीड़ा तो बजाता था। तो देखिए कोई गाना गाएगा तभी ना बीड़ा बजाएगा भाई। तो इससे ये पता चलेगा कि संगीत भी प्रेमी था। जब बीड़ा बजाता था, ये बीड़ा प्रेमी था। लेकिन ये प्रश्न में आया है कि समुद्रगुप्त क्या बीड़ा प्रेमी था? तो आप कहेंगे कि समुद्रगुप्त बीड़ा प्रेमी था। हो गया। आइए जो अब देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। जैसे आपने पढ़ा होगा अकबर, अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे। बीरबल भी थे आपके 9 रत्न में। बीरबल थे और भी अन्य नाम जो कि थे। लेकिन हम लोग प्राचीन इतिहास में देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में 9 रत्न। द्वितीय, इसमें कालिदास थे, वाणभट्ट थे, छपड़क थे, शंकु थे, बेताल भट्ट, वारामिहिर, छपड़क हो गए, वारुची हो गए, वारामिहिर, धनवंतरी, बाणभट्ट, कालिदास। अमर सिंह जिनकी पुस्तक है, इन लोगों की ग्रंथ भी इन्होंने अपने, क्योंकि 9 रत्न में रहते थे, जो ये लोग क्या देते थे? सलाह देते थे चंद्रगुप्त द्वितीय को कैसे साम्राज्य चले। जैसे वर्तमान समय में है आपका लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्यों में विधानसभा है, विधान परिषद है, तो ये लोग क्या बैठे सलाह देने के लिए?
सलाह देते हैं कि आप जो कि प्रजा के हित के लिए ये काम करें, प्रजा के लिए हितकारणी यदि आप प्रजा की भलाई सोचेंगे, अच्छाई सोचेंगे, उनको सुख सुविधा देंगे, तो आपको साम्राज्य से कोई नहीं हटा सकता। जैसे प्रजा आपसे दुख होगी, फिर कोई और आकर बढ़ जाएगा। कोई और आकर बैठ जाएगा। ये लोग सलाह देते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। जैसे आपके कालिदास थे भाई, कालिदास तो भैया ये क्या थे, संस्कृत के ज्ञाता थे। इन्होंने जो कि कालिदास की ही रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम में विक्रम उर्वशियम कालिदास की रचना है। बाणभट्ट इन्होंने तो हर्षचरित्र नामक ग्रंथ लिखा है। बाणभट्ट धन्वंतरी थे। वारामिहिर इनकी जो ग्रंथ है पंच सिद्धांतिका बृहद संज्ञातिका, पंच सिद्धांतिका बृहद संहिता, ये क्या थी, वारामिहिर की रचना है। वारामिहिर की ये रचना है। पंच सिद्धांतिका है, बृहद संहिता है, वारुचि, छापड़क, बेताल भट्ट, अमर सिंह की जो ग्रंथ है अमर कोश। अमर कोश वही जहां पे खजाना को इकट्ठा किया जाता था, तो उसकी देख रेख इससे यह पता चलता है कि अमर सिंह ही जो कि जो कोष जहां पे खजाना के जमा होता था उसके नेतृत्व करते थे, यही थे छापड़क, शंकु, ठीक। इसमें जो छापड़क थे ये बेताल भट्ट, कहाँ गए, बेताल भट्ट, ये लोग क्या थे, जादूगर थे। बेताल भट्ट क्या थे, जादूगर का काम करते थे। ये साम्राज्य को खुश करने के लिए, प्रजा को खुश करने के लिए अपनी जादूगर दिखाते थे। शंकु हो गए, आपका छपड़क हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसे वर्तमान में इलाहाबाद नाम कर दिया गया, ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही जो कि वेनसांग आया था, सॉरी फायान आया था, फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। एक चीनी यात्री आया था फायान। हर्षवर्धन के समय आएगा वेनसांग, ठीक। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था, तो फायान आया था, ठीक है। और वो प्रत्येक वर्ष जो है कि, चलिए ठीक है, देखिए आइए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इसका जो लेखक था हरिसेन था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रश्न में यह बना है कि जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है वह किसने लिखा है, किसका है, तो हरिसेन का है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, और इसकी जो शैली थी चंपू में, और इसमें जो है गद और पद दोनों में लिखा गया है, गद और पद दोनों में इसको लिखा गया है। ये जो अभिलेख है, ठीक, अभिलेख शिलालेख सब है, लेकिन ये अभिलेख है, ठीक। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान इसकी लोकेशन क्या है, ठीक, ये कौशाम्बी जिला में, कौशाम्बी में है, कौशाम्बी में। इसको फिर बाद में क्या करता है, जब हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश, मुगल वंश में हम लोग देखेंगे कि अकबर मुगल वंश में अकबर जो है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को यह लेकर चला जाता है, कहां पर, इलाहाबाद में। तो अकबर ही जो है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को इलाहाबाद में लेकर गया, और जो है कि उसे इलाहाबाद में लगवा दिया। कहा कि लगाओ यहाँ पर, वहां पर क्या करा, प्रयाग प्रशस्ति यहाँ पर रहेगी इलाहाबाद में, पहले थी कौशाम्बी में, अब कहा इलाहाबाद में। अकबर लाया, पहले था आपका हरिशेर ने कौशाम्बी में इसको लगाया था। इसमें जो कि उल्लेख किसका किसका मिलता है, समुद्रगुप्त का उल्लेख, बीरबल का उल्लेख, जहांगीर का उल्लेख, और महारानी विक्टोरिया का भी उल्लेख मिलता है इसमें। समुद्रगुप्त में बीरबल, जहांगीर, महारानी विक्टोरिया का उल्लेख मिलता है। ये आपका जो है कि गुप्त वंश, आप जो कि इतना भी तैयार कर लेंगे तो आप जो है कि समझिए कुछ आपको नॉलेज हो गया है, ठीक। तो ये हो गया आपका गुप्त वंश, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, छोटे से टॉपिक थे, और इसको जो क्या आप रिवीजन करते रहेंगे, याद हो जाएगा आपको। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।